और मैं अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बताने आई हूँ कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यूज़ यूपीएससी एग्ज़ाम में हमें कैसे प्रिपेयर करना है, इन चीज़ों के लिए कैसे प्रिपेयर करना है और क्या क्या आप स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर सकते हैं जिससे आप भी अच्छा परफॉर्म करिए। मेरा बर्थ प्लेस भोपाल है, मध्य प्रदेश में, लेकिन मैंने अपनी पूरी लाइफ दिल्ली में ही बिताई है और मैं करेंटली दिल्ली में ही सेटल्ड हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी न्यू दिल्ली से ही की है। उसके बाद मैंने अपना बीए इन पॉलिटिकल साइंस किया था लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी से। 2019 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था और उसके बाद मैंने यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की थी एंड एग्ज़ाम 2020 में दी एंड 2021 में अभी रिज़ल्ट्स आए हैं। तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं प्रीलिम्स के बारे में बात करना चाहूँगी क्योंकि वो फर्स्ट फेज़ होता है इस एग्ज़ाम का। सो प्रीलिम्स के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि जैसे हम पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं तो पैटर्न काफ़ी डायनामिक होता है। कभी करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कभी स्टैटिक से बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैं यही एस्पिरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि आप दोनों पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रखिए। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ पे ही फोकस रखना चाहिए। सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, सारी जो बुक्स हैं, आप उन्हें सेग्रीगेटेड रखिए, अपने नोट्स बनाइए जिससे आपको बाद में रिवीजन में काफ़ी आसानी होगी। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जितने मॉक पेपर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं आपको करने चाहिए, क्योंकि उससे आपको एक आइडिया मिलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए और आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। मेरी प्रिपरेशन जर्नी में मैंने आई थिंक मोर देन 80 मॉक पेपर्स तो प्रीलिम्स के लिए सॉल्व किए ही थे, क्योंकि मुझे लगता है प्रीलिम्स काफ़ी डिफ़िकल्ट होते जा रहा है ओवर द ईयर्स। तो मैं यही आपको सजेशन दूंगी कि आप मॉक पेपर्स प्रैक्टिस करिए और साथ में जब आप मॉक पेपर्स प्रैक्टिस कर रहे हो तो अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि मुझे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं रियल एग्ज़ाम में। जैसे मैंने अपने परफॉर्मेंस को देखते हुए मैंने ये सोचा था कि अराउंड 65 to 70 क्वेश्चंस तो मुझे अटेम्प्ट करने ही चाहिए, जिससे एक मिनिमम रेंज ऑफ मार्क्स मुझे मिल पाए, जिससे प्रीलिम्स क्लियर हो सके, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो होती है जैसे सबको पता है। और साथ में मैं ये बोलूँगी कि प्रीलिम्स में सीसैट को प्लीज़ इग्नोर मत करिए, क्योंकि काफ़ी लोग सोचते हैं कि सीसैट हो जाएगा और सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन स्पेशली मैं उन स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगी जो आर्ट स्ट्रीम से हैं, ह्यूमैनिटीज़ से हैं, क्योंकि 10th के बाद मैथ्स का टच छूट जाता है, जैसे मेरे साथ भी हुआ था। तो आप जितना सीसैट की भी प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। नेक्स्ट मैं मेंस की बात करना चाहूँगी, जो नेक्स्ट स्टेप होता है यूपीएससी एग्जामिनेशन का। तो जैसे ही सबको पता है जीएस होता है, उसके 4 पेपर्स होते हैं मेंस में। तो अगर हम सोर्सेज की बात करें कि इसमें कौन से सोर्सेज पढ़ने चाहिए, तो मैं ये बोलूँगी जैसे GS1 में आपको पता है हिस्ट्री होती है, वर्ल्ड हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी एंड सोशल इश्यूज़। तो सबसे पहले तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि जो हमारी 11th और 12th की जो NCERTs होती हैं, आप उनको काफ़ी अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, क्योंकि उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन होती है जो आपका फाउंडेशन बिल्ड करती है। तो NCERTs बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो मैंने नितिन सिंघानिया की बुक रेफ़र करी थी, क्योंकि मुझे लगता है उसमें रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो मैंने 11th और 12th की NCERT ही रेफ़र करी थी, और साथ में टाटा मैग्रॉ हिल की एक बुक आती है, उन बुक्स ने भी मुझे हेल्प किया था। अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री की भी जो NCERT आती है क्लास 12 की, मुझे लगा वो NCERT ही सफिशिएंट रहेगी। अगर हम सोशल इश्यूज़ की बात करें तो सोशल इश्यूज़ के लिए मैंने सोशियोलॉजी की NCERT बुक पढ़ी थी क्लास 11th की, और साथ में जो करंट अफेयर्स में हमारे जो सोशल इश्यूज़ आते हैं डेली, और जो करंट अफेयर्स मैगजीन्स भी होती है उसमें भी ये कवर्ड होता है, तो मैंने उसी के नोट्स बनाए थे बेसिक कंसेप्ट्स के लिए। अगर हम GS2 की बात करें, जहाँ पे गवर्नेंस, पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट्स हैं, तो उसके लिए मेनली मैंने लक्ष्मीकांत की बुक रेफ़र करी थी, और साथ में मेरे जो अपने नोट्स थे जो मुझे कोचिंग से मिले थे,
तो मैंने उसको रेफ़र करा था एंड मैंने साथ में काफ़ी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी की थी। जैसे जो मेनली जो लीगल और जुडिशियल क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए मैंने न्यूज़पेपर को भी काफ़ी रेफ़र किया था। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशंस तो मुझे लगता है काफ़ी करंट अफेयर्स बेस्ड ही रहता है, क्योंकि जो न्यूज़ में चल रहा होता है वो पूछ लिया जाता है। और सिंस मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ही था, तो मुझे अपने ऑप्शनल से भी काफ़ी हेल्प मिली थी जीएस के पेपर में इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। तो उसके लिए मैं यही बोलूँगी, काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट लेकिन न्यूज़पेपर ही रहेगा। अगर हम GS 3 की बात करें, जिसमें ऐसे सब्जेक्ट्स है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा डायनामिक है। इनका सिलेबस थोड़ा वास्ट हो जाता है, ओपन एंडेड हो जाता है, और काफ़ी कैंडिडेट्स ये पूछते हैं कि इसकी बहुत सारी बुक्स हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इनके लिए आपको मैक्सिमम 1 या 2 बुक्स ही रेफ़र करनी चाहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा बुक्स रेफ़र करेंगे आप खुद कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। सिमिलरली मैंने जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए टाटा मैग्रो-हिल रेफ़र करी थी, और जो नोट्स क्लास में मिले थे कोचिंग की क्लास में। इन्वायरमेंट के लिए जो शंकर IAS की एक बुक आती है जो काफ़ी कैंडिडेट्स रेफ़र करते हैं, मैंने भी वही किया था। इंटरनल सिक्योरिटी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी मैंने सिर्फ क्लास नोट से ही पढ़ाई करी थी। और जो करंट अफेयर्स की मैगज़ीन आती हैं जैसे बाजीराम हो या विजन IAS हो, तो इन मैगज़ीन्स को भी आप साथ में रेफ़र कर सकते हैं, और कॉम्बिनेशन में रख के उनके आप खुद अपने नोट्स बना सकते हैं। GS 4 की अगर हम बात करें, जो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पेपर है, जो एथिक्स है, काफ़ी कैंडिडेट्स को ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एथिक्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए हो, या थोड़े डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, या फिलोसफिकल हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं यही रिकमेंड करूँगी कि एथिक्स के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स रेफ़र करिए, आपको एक आइडिया मिलेगा क्या पूछा जाता है। सिलेबस देखिए एथिक्स का, और उसके अकॉर्डिंग हर टॉपिक के लिए अपने नोट्स बनाइए। जब आप नोट्स बना रहे हो तो उसमें आपको एग्जाम्पल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा करना चाहिए, जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, कोई इंसिडेंट्स हुए हैं, या यदि वो इंडिया में हो या वर्ल्ड में हुए हो। साथ में आपको कोटेशंस भी आप यूज़ कर सकते हैं एथिक्स में। और केस स्टडीज़ की अगर हम बात करें, केस स्टडीज सॉल्व करने के लिए मुझे लगता है कि आप बुक्स रेफ़र कर सकते हैं। जैसे एक अरिहंत और एक्सेस पब्लिशिंग की बुक आती है, तो उसमें उन्होंने भी केस स्टडीज सॉल्व करी हुई हैं, जिससे आपको आइडिया मिलता है कि आपको अपना स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड करना है आंसर में। सबसे इम्पॉर्टेंट लेकिन यही है कि आप प्रैक्टिस करें आंसर्स खुद लिखना। ये थे सोर्सेज जो मैंने खुद रेफ़र करे थे GS पेपर्स के लिए। GS और मेंस के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट यही है आप सिलेबस कवर करें, लेकिन आंसर राइटिंग के लिए आप खुद प्रैक्टिस करें घर पे। आप जितने आंसर्स लिखेंगे आपको उतना समझ आएगा कि कौन से पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर पॉसिबल हो पाए आप कोई मॉक पेपर्स भी दे सकते हैं, जो काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स निकालते हैं, जहाँ आपके पेपर्स भी चेक करते हैं, तो उससे भी आपको अपनी परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप अपनी फैमिली में या किसी फ्रेंड से भी वो चेक करवा सकते हैं। आंसर राइटिंग में मुझे लगता है कि आपको पहले एक अपना स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप शुरू में इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, फिर जो क्वेश्चन है चाहे जो भी उसमें कुछ हिस्ट्री लिखनी हो, कुछ पॉजिटिव्स या नेगेटिव्स लिखने हो, आप वो लिख रहे हैं। लास्ट में आप एक कंक्लूजन लिखते हैं। आंसर राइटिंग में अगर आपको वैल्यू एडिशन करनी है तो मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे यही बताया है कि वैल्यू एडिशन के लिए आप हमेशा इंट्रोडक्शन में या बॉडी ऑफ द आंसर में फैक्ट्स दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो इन्वायरमेंट का आंसर हो या जोग्राफी का आंसर हो, आप बता सकते हैं कि इंडिया के पास 18% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन है, लेकिन ओनली 4% ऑफ द फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। आप इकोनॉमिक्स में ये बोल सकते हैं कि IMF की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बोला गया है अगर विमेन फुल्ली पार्टिसिपेट करें हमारी इकोनॉमी में तो GDP 27% से इंक्रीज हो सकती है। तो ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स मैंने भी अपने आंसर्स में यूज़ करे हैं, जो मुझे लगता है उससे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं।
साथ में मुझे लगता है जो रिपोर्ट्स आती हैं, चाहे वो इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस ने रिलीज़ करी हो या कोई इंटरनेशनल बॉडीज़ हो, जैसे वर्ल्ड बैंक हो, यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, उनके बारे में भी अगर आप मेंशन करें, उसमें इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रही है, क्या रैंक है, उससे भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है किसी टॉपिक के बारे में। और साथ में मुझे ये भी लगता है कि अगर कोई एक ऐसा आंसर है जिसमें आपको इंडियन पर्सपेक्टिव लिखना है, कोई पॉलिसी है, अगर आप उसमें गवर्नमेंट स्कीम्स को मेंशन करें या उनकी परफॉर्मेंस को मेंशन करें तो उससे भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्रीकल्चर को कोई आंसर लिख रहे हैं, सो उससे एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स को अगर हम आंसर में मेंशन कर दें, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है या सॉइल हेल्थ कार्ड है या एंड सो ऑन, तो अगर आप उसको भी मेंशन करते हैं, उससे भी एग्जामिनर को पता चलता है कि ये जो आंसर लिखा गया है काफ़ी डायमेंशंस को कवर किया गया है, तो उससे भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये था जीएस और आंसर राइटिंग के लिए। नेक्स्ट मैं यही बोलना चाहूँगी कि पूरे जैसे प्रीलिम्स या मेंस हो, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होता है। तो मैं करंट अफेयर्स के बारे में बताना ये चाहूँगी कि कुछ लोग पूछते हैं कि हमें क्या सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या करंट अफेयर की मैगजीन्स भी पढ़नी चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि न्यूज़पेपर तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो मैंने जैसे करा है, तो मैंने द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस दोनों न्यूज़पेपर्स ही मैं रोज़ पढ़ती थी और ख़ुद को अपडेटेड रखती थी। और द इंडियन एक्सप्रेस में रोज़ एक एक्सप्लेन्ड पेज आता है उसमें, और उसमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है। सिमिलरली द हिंदू में संडे को एक FAQ वाला पेज आता है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। साथ में लेकिन मैंने करंट अफेयर्स की मैगजीन्स भी रेफ़र करी हैं, जैसे विजन आइज की मैगजीन मुझे अच्छी लगती थी, उसमें काफ़ी चीज़ें कवर्ड रहती थी जो मे बी न्यूज़पेपर्स में नहीं आता है, तो वो भी मैंने साथ में रेफ़र करा है। करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको कोई न्यूज़ इम्पॉर्टेंट लग रही है तो आप उसको कट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर से स्टेपल कर सकते हैं, फाइल में रख सकते हैं, या आप अपने नोट्स बना सकते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस पूरी एग्जामिनेशन में ये है, वो है रिवीजन, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है, आप जितनी चीज़ें पढ़ते जाओगे आप उनको भूल भी सकते हो, तो आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतना आपको माइंड में वो रहता जाएगा और आपको एग्जामिनेशन में वो हेल्प करेगा। तो मुझे लगता है रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि ऐसा मत करिए कि आप बहुत सारे सोर्सेज रेफ़र कर रहे हैं कि मैं ये बुक भी पढ़ लेती हूँ, ये बुक भी पढ़ लेता हूँ, और ये चीज़ें उसने मुझे बताई है, ये भी हम पढ़ लेते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप अपना जो सोर्सेज हैं उनको आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने भी कुछ कम सोर्सेज ही पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने ऐसी नहीं पढ़ी हैं। तो अगर आप सोर्सेज अपने रिस्ट्रिक्ट करें, उन्हीं को बहुत अच्छे से पढ़ें, उन्हीं को आप बहुत अच्छे से याद करें, उन्हीं को रिवाइज करें, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एग्जामिनेशन में। अगर आपने बहुत सारे सोर्सेज पढ़ ली हैं जहाँ अलग अलग इन्फॉर्मेशन लिखी है, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि मैं एग्जैक्टली लिखूँ क्या या क्या पढ़ूँ। तो मुझे लगता है कि अपने सोर्सेज आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं जो मेजर होते हैं, जैसे NCERTs है। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगी हमारे जो एसे का पेपर होता है मेंस में। ऐसे की अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है, और अगर आपको एक आइडिया आ जाए कि एक प्रॉपर ऐसे कैसे लिखना है, आपके मेंस के मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। तो ऐसे के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है, आप प्रैक्टिस करें। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखिए कि कौन से टॉपिक्स जनरली पूछे जाते हैं। जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है कि आधे क्वेश्चंस फिलोसॉफिकल होते हैं, कुछ कोटेशंस दिए जाते हैं, और आधे कुछ करंट अफेयर्स बेस्ड हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप इन कॉमन टॉपिक्स पे अपने अपने थोड़े नोट्स बना सकते हैं, कहीं आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे वो आपको कोई भी ऐसे आए आप उसको यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं, जैसे विमेन के बारे में हो, हेल्थ के बारे में हो, एजुकेशन हो, ग्लोबलाइजेशन हो, मीडिया के ऊपर हो, डेमोक्रेसी हो। ये चीज़ें, ये जो कीवर्ड्स होते हैं काफ़ी बार ऐसे टॉपिक्स में पाए जाते हैं। तो अगर इसके बारे में आपने थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है, और तो आप उसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में।
साथ में ऐसे में मुझे ये लगता है कि हमेशा से आपको हर ऐसे में एक स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप शुरू में कोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई एनेक्डोट बता सकते हैं। उससे एग्जामिनर का स्टार्ट ही जब वो चेक करता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा ये स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ है। उसके बाद आप हिस्ट्री इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, जो भी आपको डायमेंशंस कवर करने हैं। डायमेंशंस भी आप ऐसे वास्ट रखिए कि उन्हें लगे कि आपका पर्सपेक्टिव बहुत वाइड है, जैसे पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, कल्चरल हो, सोशल हो, इंटरनेशनल हो, एथिकल हो, ये सारे एस्पेक्ट्स आप कवर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद आप इंडियन पर्सपेक्टिव के बारे में भी बात कर सकते हैं और वर्ल्ड में क्या चल रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड, और फिर आप अपना ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे के लिए मुझे यही लगता है कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं, उन्हें चेक करवा सकते हैं और मॉक पेपर्स भी सॉल्व कर सकते हैं। उससे ऐसे की बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। अगर मुझसे जैसे अगर पूछा जाए कि आंसर राइटिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए प्रिपरेशन में, तो मैं ये बोलूँगी कि इमीडिएटली आंसर राइटिंग मत स्टार्ट करिए। जब भी आपने पढ़ना स्टार्ट किया है या आपने कोचिंग ली है या जो भी है, जब आपका एक मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ द सिलेबस कवर हो चुका हो, जब आपको आइडिया लग चुका हो कि ये चीज़ें हैं, तब आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करिए। क्योंकि जब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब आपने पढ़ा नहीं है, आप आंसर राइटिंग अटेम्प्ट करेंगे तो अच्छे आंसर्स आप शायद ना लिख पाएँ और आप उल्टा डिसअपॉइंटेड हो जाएं। तो इससे अच्छा है जब आपको एक आइडिया लग जाए सिलेबस के बारे में, तब आप आंसर राइटिंग करें। तब आपको समझ भी आएगा कि कौन सी मिस्टेक्स हैं, मैं उनको इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और आंसर राइटिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप उनको चेक करवाएं, जिससे आपको परफॉर्मेंस के बारे में पता चले, और एक स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखिए। दूसरी बात, आंसर राइटिंग में काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि क्या हमें डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स हर आंसर में बनाने चाहिए या क्या करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैं इस तरीके से आंसर करना चाहूँगी कि मुझे नहीं लगता है कि डायग्राम्स बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। कुछ लोग वैसे करते हैं, बट मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि कुछ चीज़ों में ही आप डायग्राम्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने जैसे बहुत ज़्यादा डायग्राम्स नहीं बनाए थे मेंस के एग्ज़ाम में। मोस्टली जो मैंने डायग्राम्स बनाए थे वो ज्योग्राफी के पेपर में था, जैसे कोई फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन हो, या एथिक्स के पेपर में कुछ फ्लो चार्ट के थ्रू हमें कुछ डिपिक्ट करना हो, या ऐसे में अगर कुछ इंडिया का मैप बनाना हो। बट ज़्यादा डायग्राम्स भी ऐसे नेसेसरी नहीं होते हैं। दूसरी बात, आंसर राइटिंग में ये भी लोग पूछते हैं कि हमें क्या पैराज में लिखना चाहिए या पॉइंट्स में लिखना चाहिए। तो मैं ये बोलूँगी कि मुझे लगता है जीएस पेपर्स में हमें पॉइंट्स में ही लिखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास स्पेस भी काफ़ी कम होती है आंसर्स के लिए, और एग्जामिनर्स को इतने सारे पेपर्स चेक करने होते हैं। तो अगर सीधे पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखा गया हो तो उन्हें भी ईजी होता है चेक करने में। उन्हें लगता है कि ठीक है, जो भी कैंडिडेट है उसने टू द पॉइंट लिखा है, तो वो मार्क्स भी दे देता है। लेकिन अगर हम अपने ऑप्शनल की बात करें तो मुझे लगता है उसमें ज़्यादा पॉइंट्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो थोड़े सब्जेक्टिव हो जाते हैं, स्पेशली जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, हिस्ट्री हो। मुझे लगता है ऑप्शनल के आंसर्स में आप पैराग्राफ्स में लिख सकते हैं। अगर मुझसे पूछा जाए कि ऑनलाइन सोर्सेज मैंने यूज़ करे हैं या नहीं, तो मैंने आज सच ऑनलाइन सोर्सेज तो नहीं यूज़ करे थे। मैंने बेसिक बुक्स ही पढ़ी है और नोट्स से ही पढ़ा है। लेकिन जैसे सबको पता है कोविड-19 पैंडमिक आ गया था और काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो मैं उन कैंडिडेट्स को यही बोलूँगी कि आप ऑनलाइन सोर्सेज भी रेफ़र कर सकते हैं। जैसे मुझे पता चला है कि काफ़ी यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस होती हैं, काफ़ी सारी वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पे नोट्स मिलते हैं, हैंडआउट्स मिलते हैं, तो आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं। अगर मुझसे पूछा जाए कि मेरा टाइम टेबल कैसे रहा था प्रिपरेशन के समय, तो मैं यही बोलूँगी कि मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ। मैं रात में जल्दी ही सोती हूँ, बट मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। कुछ लोगों का रात में लेट पढ़ने का पैटर्न होता है, तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसे रहा था कि मैं सुबह जल्दी उठती थी। सबसे पहले जो मैं पढ़ती थी वो था न्यूज़पेपर। मुझे लगता था मुझे पता होना चाहिए कि हर दिन क्या हो रहा है, सबसे पहली चीज़ मुझे वही पढ़नी चाहिए, तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी। फिर उसके बाद जो भी मेरे टाइम टेबल में होता था कि मुझे ये टॉपिक कवर करना है या ये जीएस पेपर मुझे कवर करना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं वो पढ़ती थी। और उसके बाद मैं आधा टाइम ऑप्शनल को भी
देती थी। और उसको हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें जीएस और ऑप्शनल में भी अपने जो आवर्स होते हैं एक दिन में, उसको डिवाइड करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम ऑप्शनल को भी इग्नोर नहीं कर सकते और जीएस को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो दोनों में एक बैलेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं ये भी कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि आपको बस पढ़ते जाना है और दूसरी चीज़ें नहीं करनी है। मुझे लगता है रिलैक्स करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे आपका माइंड रिफ़्रेश हो जाए। तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि कभी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती थी या स्ट्रेस्ड आउट हो जाती थी पढ़ाई से, तो मैं अपनी हॉबीज़ परस्यू करती थी। जैसे मुझे रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है तो मैंने कोई बुक पढ़ ली, मुझे पेंटिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है तो मैंने कुछ पेंटिंग बना ली। कभी कभी मैं एक छोटी सी नैप भी ले लेती थी, उससे भी हेल्प हो जाता है। तो आप भी ऐसी सिमिलर चीज़ें कर सकते हैं। मेरा जो टाइम टेबल रहता था अराउंड 8 to 10 आवर्स डेली मैं पढ़ाई करती ही थी। कभी कभी 12 to 13 आवर्स भी हो जाता था, डिपेंड करता था उस डे पे और उस दिन क्या क्या हमें कवर करना है। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगी इंटरव्यू स्टेज का, जो फाइनल होता है यूपीएससी एग्जामिनेशन में। तो इंटरव्यू के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट है आप अपना जो डैफ होता है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके डैफ से ही पूछे जाते हैं। और दूसरे जो बेसिक क्वेश्चंस जो नॉर्मली पूछते हैं कि आपको सिविल सर्वेंट क्यों बनना है, या आपका रीज़न क्या है, आपने यहाँ पे क्यों जॉब करी, या आपने ये पढ़ाई क्यों करी कॉलेज में, तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं बेसिक चीज़ें, वो भी आपको प्रिपेयर करनी ही चाहिए इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू में जैसे मैंने भी काफ़ी मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे, क्योंकि कभी मेरा इससे पहले एक्सपीरियंस नहीं दिया है कोई प्रोफेशनल इंटरव्यू देने का, तो मैंने काफ़ी मॉक इंटरव्यूज़ भी लिए थे। मुझे लगता है उससे भी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आप प्रिपेयर्ड होते हो। तो मैं वही सजेस्ट करूँगी कि आप भी काफ़ी मॉक इंटरव्यूज़ दें। दूसरी बात यह है कि आपको करंट अफेयर्स से भी आपका अपडेटेड रहना चाहिए इंटरव्यू के टाइम भी, क्योंकि करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उस दिन सुबह न्यूज़पेपर में प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना 2.0 लॉन्च करी थी और उस दिन न्यूज़पेपर की वो हेडलाइन थी। तो इंटरव्यू में मुझसे वो पूछा गया कि आप उसके बारे में बताइए, और उसी पे थोड़ी देर डिस्कशन भी चला था। तो मेरी सेकेंड एडवाइस ये रहेगी कि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और उस दिन जाने से पहले आपको न्यूज़पेपर भी देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि उन कैंडिडेट्स के लिए जो सीधे कॉलेज के बाद प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिन्होंने जॉब नहीं करी है, जैसे मैं हूँ, तो नॉर्मली इंटरव्यूज़ में लोगों से उनकी जॉब या प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाता है, जो मेरे केस में नहीं था। तो इंस्टेड जो बोर्ड मेंबर्स थे उन्होंने मुझे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे मुझे टेस्ट करने के, और केस स्टडीज़ भी दी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप किसी स्टेट के चीफ सेक्रेटरी हैं या चीफ मिनिस्टर हैं, तो आप उस स्टेट में और वो स्टेट बैकवर्ड हैं, तो आप वहाँ पे क्या क्या करना चाहेंगे। तो ऐसी चीज़ें वो आपसे भी पूछ सकते हैं, तो आपको इनके आंसर्स भी रेडी करके रखने चाहिए। और उसके अलावा मैं यही बोलूँगी कि इंटरव्यू में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपको कोई प्रिटेंस दिखाना चाहिए या आपको बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए, बहुत ज़्यादा कम बोलना चाहिए। मुझे लगता है हर चीज़ में बैलेंस मेंटेन करिए, बी योरसेल्फ, क्योंकि यूपीएससी बोर्ड मेंबर्स बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उन्हें पता है कि कौन सा बच्चा कैसा है। तो बी योरसेल्फ, आराम से काम कंपोज्ड होके कॉन्फिडेंस से आंसर करिए, और जो चीज़ नहीं आती है आप आराम से बोल सकते हैं कि सॉरी मैम और सॉरी सर, आई डू नॉट नो दिस क्वेश्चन। और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपके डैफ से ही पूछा जाता है, तो वो सबसे प्रिपेयर करना ज़रूरी है। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। जैसे मेरे इंटरव्यू में भी मुझसे डैफ से क्वेश्चंस पूछे गए थे। फॉर एग्जांपल मेरी हॉबी के बारे में पूछा गया था, पेंटिंग के बारे में। फिर मेरे ऑप्शनल से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो जो करंट में उस टाइम जैसे चल रहा था वो मुझसे पूछा गया था। फिर जैसे मैंने आपको बताया उज्ज्वला योजना के बारे में पूछा गया था। फिर मुझसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे गए थे, केस स्टडीज़ दी गई थी।
तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो काफ़ी डरे मत, आपको अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि बोर्ड मेंबर्स भी काफ़ी सपोर्टिव होते हैं। और अगर आपको कुछ आ भी नहीं रहा होता है, याद नहीं आ रहा होता है, वो आपको क्लूज़ देते हैं, आपको हेल्प करते हैं उस टाइम। तो ऐसा कुछ मतलब ऐसी कोई बात नहीं कि आप डरें, आपको जस्ट अपना काम होके इंटरव्यू देना चाहिए। अगर हम डूज़ एंड डोंट्स की बात करें इस एग्ज़ामिनेशन में, तो मैं डूज़ में तो यही बोलूँगी कि यदि आपने ये डिसीजन लिया है कि आपको सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन देनी है, वही बहुत ज़्यादा करेजियस है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट है, काफ़ी लोग इसमें बैठते हैं। तो आपको यही जो स्ट्रॉन्ग विल है वो पूरे टाइम मेंटेन करने की ज़रूरत है कि अगर कोई डिफ़िकल्टीज़ या चैलेंजेस भी आएँ, आपको होप लूज़ नहीं करना चाहिए, आपको अपना बेस्ट पुट इन करना चाहिए, पूरा हार्डवर्क करना चाहिए। मुझे लगता है अगर आपने ये सब किया है तो सफलता बिल्कुल प्राप्त हो सकती है। सब जो सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्लियर करी है, वो भी आपकी तरह ही हैं, तो अगर उन्होंने करा है तो आप भी कर सकते हैं। अगर हम डोंट्स की बात करें तो मुझे लगता है डोंट्स में यही है कि आप बहुत सारे सोर्सेज ना रेफ़र करें, क्योंकि आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। लिमिटेड सोर्सेज रखिए, उन्हीं को बहुत अच्छे से रिवाइज करिए, तो आप आप जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर कर सकते हैं। दूसरी बात मैं ये भी बोलूँगी कि खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें या बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत ना करें, क्योंकि उससे भी आप कभी कभी डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, आपको लगता है कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग अपना खुद टाइम टेबल बनाइए और उसी को फॉलो करिए, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, और ये आप एग्ज़ाम फिर क्रैक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने सारे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू के बारे में बताया है, तो सम अप करने के लिए मैं यही बोलूँगी कि इस एग्ज़ाम में कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ें रोज़ कवर करते जाएं, अराउंड 8 to 10 आवर्स रोज़ पढ़ें, तो सिलेबस भी कवर होगा और आपको खुद लगेगा कि हाँ, मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ। और दूसरी बात मुझे यही लगता है कि थोड़े सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, जैसे सोशल लाइफ थोड़ी रिड्यूस करनी पड़ती है, सोशल मीडिया से आप हट सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार उससे आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, वो डिस्ट्रैक्टिंग भी हो जाता है। और साथ में आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, एक टाइम टेबल या एक टारगेट फॉलो नहीं करेंगे, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि ये एग्ज़ाम क्लियर करने में। और दूसरी बात यह है कि आपको पेशेंस रखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में पढ़ने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एग्ज़ाम देने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जो 3 फेजेस में डिवाइडेड है, तो पेशेंस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है यदि आप अपना बेस्ट पुट इन करेंगे, अपना हार्ड वर्क देंगे, तो आप ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे। एंड मैं सारे कैंडिडेट्स को यही बोलना